की थी एक्चुअली। तो पहले आप क्या है एंगल बाइसेक्टर फाइंड करोगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस ऐसे, रूट टू कैंसिल एक बार यूज करते हैं प्लस साइन, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन, एक्स और एक्स कैंसिल, टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन, और एक बार आप यूज करोगे माइनस का साइन ऐसा, x इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली अभी बन गए हैं यहाँ पे 3 लाइंस, एक लाइन है x इज इक्वल टू 0, एक लाइन है y इज इक्वल टू 1, और एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये पॉइंट फाइंड करोगे, फिर इसका एरिया निकल के आ जाएगा। हाँ चेतन तुम क्या बोल रहे थे, एएमजीएम वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे थे बताओ। हाँ वो एक बार समझाना कॉन्सेप्ट। यार ऐसे होता है, मतलब ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ मतलब प्रोग्रेशंस में, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, उसके बहुत आगे तक होता है वो चैप्टर यार, है ना, वहीं पे लिमिटेड नहीं होता है। तो वहां पे कंसेप्ट निकल के आता है कि फोर पॉजिटिव नंबर्स, फोर पॉजिटिव नंबर्स, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, और भी चीजें होती हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू hm, यहाँ पे rms भी होता है, वो पढ़ाएंगे आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में। am होता है अरिथमेटिक मीन, सपोज करो दो नंबर है a और b, तो अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली एवरेज, यानी कि दिस, और ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों को मल्टीप्लाई टू द पावर 1/2। सपोज करो 3 नंबर्स होते तो एवरेज होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2 3 b, और ज्योमेट्रिक मीन आप लिखते हो a इंटू b इंटू c टू द पावर 1/2। हाँ ऐसा। ये कंसेप्ट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ओके अभी क्वेश्चन में गिवन था m नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये भाई साहब भी नेगेटिव, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है? पॉजिटिव। हाँ तो एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों का एडिशन अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन टू द पावर 1/2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 16। ऐसा। तो -2 अपॉन m माइनस 8m ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? 8। 8। मतलब -2 अपॉन m और -8m, इसका मिनिमम वैल्यू है 8। तो जब इसका मिनिमम वैल्यू 8 है, तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 18। 18 ऐसे। डन। हाँ सर। वॉइस क्लियर है अभी? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब हो गया था लास्ट टाइम पे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो वी वर गोइंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग कंसेप्ट स्टडी कर रहे थे, लाइक इक्वेशन ऑफ ऑल द कर्व पासिंग थ्रू ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू कर्व S1 एंड S2, और वो निकल के आता है S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। सपोज करो दो लाइंस हैं, तो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी कर्व्स हैं, उन जितनी भी लाइंस हैं, उन सबकी इक्वेशन वी कैन राइट L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें फिर काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो गए हैं। ओके एक क्वेश्चन आप जल्दी से ये सॉल्व कर दो। ये काफी क्लासिक कंसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ एनी कर्व पासिंग थ्रू ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू कर्व S1 एंड S2 कैन बी रिटन एज S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, लाइक कोनिक 1 कोनिक 2 बोथ द कॉनिक्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल पास होता है या उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल बन जाता है। देन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए बी एच एच वन ए1 b1। तो देखो काफी लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने बैठ जाते हैं, जिसका बिल्कुल रिक्वायरमेंट है नहीं। आप डायरेक्ट उस कर्व पे जा सकते हो यूजिंग s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे अभी जैसे ये लिखा होता कि यार वो 4 पॉइंट से पैराबोला पे लाई करते हैं या एलिप्स पे लाई करते हैं या एक लाइन बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कंडीशन फिट कर देते हैं। अभी तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दिस शुड बी अ सर्कल। तो सर्कल की स्पेशलिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y square equal to 1। s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सोचा, राइट साइड में होना चाहिए 0, और यहाँ पे रिलेशन बन गया ये। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ xy शुड बी 0। यहाँ से लैम्डा आ गई थी दिस, लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, इजीली आपको एक फर्स्ट क्लास रिलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, जल्दी से करके आंसर बता दो। ठीक है, क्वेश्चन है ये, ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट line x upon a plus y upon b plus 1 upon c is equal to 0 always passes through a fixed point. Find that point. ये क्वेश्चन तो ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन b is equal to a plus c upon 2, ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन b square is equal to ac। अभी है ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो क्या बोलो, b is equal to 2ac upon a plus। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप इस फॉर्म में डेकोरेट कर लो, बोला था आपको कांस्टेंट टर्म को रखना सेम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल वगैरह कर देते हैं, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि ए बी सी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो 1/a 1/b और 1/c शुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक का स्पेशलिटी होता है क्या, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकंड थर्ड। बिल्कुल सही, थर्ड टर्म। इसको आप एक काम करो, इस फॉर्म में डेकोरेट कर लो, 1/c जो कांस्टेंट है वो एग्जैक्ट इज मैच हो जाना चाहिए। तो ये हो गया 1/a माइनस का 2/b प्लस का 1/c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे आप दिस से, क्या आ गया x और y, बताओ भाई। इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट 1, -2। करेक्ट, डन। ओके, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हो जाता है खत्म। करते हैं, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा ही क्लासिक सा क्वेश्चन है ये। फाइंड आउट locus of image of the point, कोई भी पॉइंट लिख लेते हैं, 2,3 इन द फैमिली ऑफ लाइन, या इन द लाइन लिख लो तो समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल लाइन है। इन द लाइन ये x प्लस वाई माइनस 2 प्लस लैम्डा ये क्वेश्चन सोचो। फाइंड आउट लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 इन द लाइन दिस। अभी आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ये एक लाइन नहीं है ना, ये इनफाइनाइट लाइंस है, और वो सारी लाइंस इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहे हैं, समझ गए। तो उन लाइंस के अंदर इस पॉइंट का इमेज, भाई सपोज करो लाइन फिक्स होती तो इमेज भी फिक्स आता, बट अभी लाइन वेरिएबल है तो इमेज भी वेरिएबल आएगा। तो वो इमेज जब वेरी करेगा तो वो इमेज किस कर्व पे वेरी करेगा, इसी क्वेश्चन का मतलब लोकस होता है।
कि भाई जो आपका आउटपुट है वो कहां पर मूव करने वाला है, ऐसे सोचो। फाइंड सर आउट आंसर लोकस। भी लैम्डा के टर्म में आएगा क्या? आंसर लेमड़ा के टर्म में क्यों आएगा भाई? लेमड़ा के टर्म में क्यों आएगा यार? लेमड़ा तो एलिमिनेट करना पड़ता है हमें। अरे तुम, मुझे लगता है तुमने ऐसे कर दिया क्या, एक सेपरेट वाई सेपरेट और फिर डायरेक्ट इमेज का फॉर्मूला ये कर रहे हो क्या? हाँ सर। नहीं नहीं यार, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। देखो सुनो, चलो सीख लो, नया कंसेप्ट है। बेसिकली पहले तो ये समझ में आने चाहिए इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये बताओ पहले। वो लाइन 1,1 से पास होती है, एक लाइन। मतलब बहुत सारे लाइंस हैं, बहुत सारे लाइंस हैं, एंड ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालते हो तो वो निकल के आएगा कितना? 1,1। 1,1। लेट से उसमें एक कोई तो लाइन है ऐसे, ठीक है। मान लेते जरा कहीं पे पॉइंट है 2,3, और 2,3 से आपने इस लाइन पे क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और फिर इमेज। ये लाइन फिक्स नहीं है, उस वजह से ये लाइन फिक्स नहीं है। जैसे चलो तुम्हें इसी में बना के दिखा देता हूँ। सपोज करो ये इधर होता तो फिर इमेज इसका ऐसे बनता, समझ गए? हाँ सर। फाइनली हाँ इन सर। सबको करना है आपको ज्वाइन, और उनके ज्वाइनिंग से जो कर्व बनेगा उसकी इक्वेशन, वो क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, ये एंगल ऑलवेज कितना आने वाला है? 90। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइंड आउट द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर विच इज पी। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द लोकस ऑफ इमेज। मेरे को आप इतना बता दो कि जब ये एंगल ऑलवेज है 90 डिग्री, ये पॉइंट है फिक्स, ये पॉइंट है फिक्स, तो पॉइंट बी के बारे में क्या कमेंट करोगे? तो वो भी मूव करेगा। हाँ मूव तो करेगा भाई, कहाँ पे मूव करेगा? उस लाइन पर भी। लाइन पे क्यों मूव करेगा यार? भाई तुम एक बात बताओ, जैसे ये दो पॉइंट फिक्स है ए और बी, अब पॉइंट सी इज मूविंग सच दैट एंगल ए सी बी इज फिक्स्ड एंड 90 डिग्री, तो सी वाले भाई साहब कहाँ पे मूव करने चाहिए? सर्कल 100% एक सर्कल पे मूव करेगा, वेयर ए बी विल बी द डायमीटर। 101%। सही बात है। तो क्लियरली, डायरेक्ट क्लियर लिख रहा हूँ यार, है ना? पी विल बी मूविंग ऑन सर्कल of which AB will be डायमीटर। 101%। तो आप एक काम करो, पहले पॉइंट P का लोकस फाइंड कर लो। लेट से पॉइंट P है क्या? P, Q। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो ए और बी भी तो मतलब उनका फिक्स पोजीशन नहीं है, तो वो डायमीटर कैसे होंगे? बेटा क्या बात कर रहे हो आप? पॉइंट 1,1 फिक्स नहीं होता है क्या? हाँ मतलब लाइन उससे वेरिएबल होगी ना। भाई पॉइंट ए तो फिक्स है, पॉइंट हाँ बी भी फिक्स है, पॉइंट P वेरिएबल है, और केवल पॉइंट P और पॉइंट Q ही वेरिएबल है, और कुछ वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। ए और बी तो फिक्स पॉइंट है ना? हाँ सर समझा। नहीं समझे? सर भाई समझा। जैसे सर्कल के अंदर ये फिक्स हो गया, ये ये एंगल बन गया, बट यहाँ पे ये दोनों पॉइंट तो फिक्स है ना? हाँ ये क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड। कॉर्ड तो चेंज ही हो रहे हैं, जैसे ये कॉर्ड बन गया, ये कॉर्ड बन गया, ये एंगल अभी भी कितना आएगा? 90। बट ए और बी तो फिक्स ही है ना? ठीक है, तो हाँ एक काम सर। करते हैं, पहले लोकस ऑफ पॉइंट पी फाइंड कर लेते हैं। तो लोकस ऑफ पॉइंट पी, वैसे तो एक डायमेट्रिक फॉर्म भी होती है सर्कल की, क्या होती है? डायमीट्रिक फॉर्म।
हाँ, बाकी अभी तक जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करोगे, दैट विल बी द सेंटर। ए बी डिस्टेंस फाइंड करके उसका हाफ कर दोगे, दैट विल बी द रेडियस। और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू r square। हाँ, बाकी एक सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म भी होता है। जैसे ये पॉइंट है, सपोज करो x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। y2। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, डायमीटर वाले पॉइंट्स यूज होते हैं और ये कंसेप्ट यूज होता है कि ये पॉइंट है, सपोज करो h, k, तो एंगल ए पी बी हर सिचुएशन में कितना होना चाहिए, 190। यानी m स्लोप ए पी और m स्लोप बी पी का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, -1। यानी माइनस k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन इंटू के माइनस वाई टू अपॉन एच माइनस एक्स टू का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए। -1 फाइनली h के प्लेस पे आप पुट करोगे x और k के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन करोगे और फाइनली ये बन जाएगा दिस। करेक्ट है। अच्छा। और इसको हम लोग ये भी बोल देते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल, ऐसा। तो यहाँ पे डायमेट्रिक फॉर्म ही यूज कर लेते हैं। तो लोकस ऑफ पॉइंट P क्या आ गया, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस वन इंटू y -3। इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको y 12th क्लास तक माइनस कम से, ये क्वेश्चन 12th क्लास तक आपको कम से कम 5 जगह पे देखने को मिलेगा। 5 जगह पे मतलब टेस्ट पेपर्स वगैरह में, डिफरेंट डिफरेंट में। ओके, तो लोकस ऑफ पॉइंट P आ गया। फाइनली हमें क्वेश्चन ये रहा होता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस फाइंड करो, तो क्वेश्चन सॉल्व है। इसको सिंपलीफाई कर लोगे, ऑप्शन मैच कर लोगे। बट अभी हमें क्वेश्चन फाइंड करना, क्वेश्चन है लोकस ऑफ इमेज। तो इस पॉइंट को क्या पुट करो, h कॉमा k। तो h प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू p और k प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अरे बोलो 2 और 2 किधर से है? तो मिड पॉइंट बेटा, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए ना, p कॉमा q हाँ सर। कंसीडर किए। आपको फाइनली h कॉमा k पे जाना है। या फिर एक काम करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या आ गया बताओ, h प्लस 2 अपॉन 2 और k प्लस, and these coordinates will be satisfying this equation, yes or no? यस। क्वेश्चन सॉल्व। फाइनली h के प्लेस पे रखोगे x और k के प्लेस पे y। आंसर आता है। तो ये बन गया h प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि जस्ट कितना, h अपॉन 2 और माइनस 2 यानी h माइनस 2 अपॉन 2, करेक्ट है। प्लस k प्लस 1 अपॉन 2, k माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y। 4 कैंसिल, ये बन गया अभी x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 1,1 एंड रेडियस वो होता है, बताएंगे आपको सर्कल के अंदर कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। डन। हाँ सर। नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं मूव। ध्यान से सुनना, सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लाइंस। क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ पेयर लाइंस। ऑफ लाइंस। बेसिकली एक नेक्स्ट चैप्टर की तरह भी इसको ट्रीट कर लेते हैं। जनरली लाइंस तक जो पोर्शन होता है वो 11th क्लास में कंसीडर करते हैं और पेयर ऑफ लाइंस वाला जो पोर्शन होता है वो 12th क्लास में कंसीडर करते हैं। जैसे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर चैप्टर एक ही है, बट डिटरमिनेंट को आप 11th में कंसीडर करते हो, मैट्रिक्स को आप 12th में कंसीडर करते हो, बट हम लोग साथ ही पढ़ लेते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही चलने वाला है। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या फिर इसको ऐसे भी बोल देते हो आप, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन ये अलग बात है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस ये अलग चीज है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होता है देखते हैं, काफी ज्यादा है ये, इजी। स्टार्ट करते हैं। सुनो, देखो जैसे एक लाइन है दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन है दिस x माइनस वाई इज इक्वल टू
0. तो बेसिकली इसकी जो कमांड इक्वेशन है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में रखते हैं 0 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस खत्म। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब होता क्या है ना, जनरली जो लाइंस की इक्वेशन होती है, सिंगल लाइन की इक्वेशन, उसमें एक्स और वाई की पावर 1 से ज्यादा नहीं होती कभी भी, ठीक है। बट ये कमांड इक्वेशन है, कमांड इक्वेशन में हो सकता है पावर 1 से ज्यादा हो, और उसको आप किसी तरीके से तो करोगे फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन करने के बाद वो लाइंस हो जाते हैं सेपरेट। डन। हाँ सर. हाँ, जैसे ये कल जो क्वेश्चन था वही। अब आप इसको देख के ये नहीं बोल सकते कि अच्छा एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है बीच में नेगेटिव साइन है तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होना चाहिए। वही अभी तक मैं आपको ये बोल रहा था ना बेसिक्स में, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो ये बन जाता है क्या, सर्कल, और ऐसे कुछ होता है तो क्या बन जाता है एलिप्स, और माइनस साइन होता है तो क्या बन जाता है, हाइपरबोला. हाँ। बट एक्चुअल फिर मैंने ये भी बोला था कल जब तुम लोग बोल रहे थे कि सर हाइपरबोला वगैरह के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो यार उसमें क्या सोचना पड़ता है, उसमें कुछ कंडीशंस और आती हैं। तो आप ऐसे देख के नहीं बोल सकते कि अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है मतलब ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, ऐसे नहीं होता। हाँ ठीक है, यदि वहां से किसी तरीके से तो लाइन सेपरेट हो रहे हैं तो भाई साहब वो लाइन निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो फैक्टर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, और ये बन गया अभी एक्स प्लस वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और x minus एक्स 5 माइनस plus वाई 1. प्लस का 1 इज इक्वल टू 0. 0। 0. अब जैसे क्वेश्चन रिवर्स होता है कि फाइंड आउट द कमांड इक्वेशन, वैसे क्वेश्चन ये कभी नहीं आता है कि फाइंड आउट द कमांड इक्वेशन। कमांड इक्वेशन आपको गिवन होती है, उसके बारे में सोचना होता है, ठीक है। तो सपोज करो कमांड इक्वेशन फाइंड करना होता तो राइट साइड में रखते 0 और फिर इन दोनों को जस्ट क्या कर देते हैं, Multiple. हाँ। अब राइट साइड में 0 क्यों रखते हैं वो समझ में आ गया होगा। सपोज करो इसमें राइट साइड में होता है ये और यहाँ पे होता है ये, तो इस 1 का कोई यूज होता क्या फिर, नहीं. इसीलिए पहले से ही फिक्स करके चलते हैं कि आप राइट साइड में 0 रखो ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। डन। हाँ सर. ओके ठीक है। अब जैसे और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, चलो मैं मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ ना, फिर सेपरेट करना सीखेंगे। चलो एक क्वेश्चन आप करो पहले ना। क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट डिस्टेंस between the lines represented by ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सोचो, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ये इक्वेशन। करो, ट्राई करो।
कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? चेतन तुम बोलो, कुछ बताओ। सर मतलब उसको पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करें। देखो अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ। देखो होता क्या है ना, दो टाइप से फैमिली बन जाती है। जैसे एक तो ये फॉर्म हो गया और एक ये फॉर्म हो गया। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये तो एक सिंगल मतलब बहुत सारे लाइंस है, बट उन सारे लाइंस का स्पेशलिटी ये है कि वो इन दोनों के मिड पॉइंट सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट पर पास हो। हाँ। पर ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट उन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे करने हैं फैक्टर्स। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 2D के अंदर तो एक ही सिचुएशन में आएगा व्हेन 100% बोथ द लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल। अदरवाइज आंसर जीरो है, अदरवाइज आंसर जीरो है। तो यदि इस क्वेश्चन का नॉन जीरो आंसर है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि यार वो लाइंस होने चाहिए पैरेलल, ऐसा। ठीक है, तो सोच लो बस। इसको बेसिकली फैक्टर्स करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज करना है आपको। तो ये बन गया x माइनस वाई होल स्क्वायर, माइनस का 4 कॉमन, x माइनस का वाई और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये है लाइक टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5। फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? t minus 5 into t plus 1। तो ये हो गया अभी x माइनस 5 माइनस का x माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a square plus b ए square स्क्वायर यानी कि प्लस 6 अपॉन root 2। क्वेश्चन कंप्लीट। 3 root 2। ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर मतलब अगर वो दो लाइंस को मल्टीप्लाई किया है तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई रिलेशन हो। इन दोनों लाइंस के बीच में कोई रिलेशन हो? हाँ, मतलब जैसे पहले फैमिली ऑफ लाइन में रिलेशन था ना कि हाँ, दोनों क्या एक ही रिलेशन था? हाँ पॉइंट से हाँ, पास होते हैं। यहाँ पे कुछ भी रिलेशन होना कंपलसरी नहीं होता है। हो सकता है दोनों लाइंस पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, कट भी कर रहे हो, ना भी कर रहे हो, कुछ भी रिलेशन नहीं होता है। सपोज करो ये 3 डिग्री होता, तो इसका मतलब आपने कितने लाइंस को मल्टीप्लाई किया, 3। ऐसा। समझ गए? हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इंडिविजुअल लाइंस। क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर रहा हूं मैं, अपने मन से कोई भी दो लाइंस लिख के उनको जस्ट मल्टीप्लाई करके आपको दे रहा हूं, समझ गए? तो ऐसे कुछ भी रैंडम दो लाइन लिख के और बस उनको मल्टीप्लाई करके आपको बोला कि यार इसको आप सेपरेट कर दो। करो ट्राई। लिटरली इसको आपने फैक्टर कर दिया ना, मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ। करो, देखते हैं क्या करते हो। अब पता है इसकी कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन बताऊंगा मैंने नेक्स्ट पेज पे, कि ये कंफर्म कैसे करोगे कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। एक तरीका तो है कि फैक्टर्स हो गए, यदि हो ही गए फैक्टर्स तो फिर तो कंफर्म ही हो गया ना अपने आप से। हाँ, फिर भी होते हैं मेथड्स, बताएंगे। आप एक काम करो, इसको फैक्टराइज करोगे, करो ट्राई।
हो गया? प्रथम क्या करने वाले बोलो? वो मतलब इंडिविजुअल लाइंस नहीं आ रहे। तन्मय तुम्हारे पास कोई आइडिया? सर वो अगर उसको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो शायद वो मतलब लाइंस मिलेगी। देखो क्या होता है ना मेथड, यार ये दोनों लोग तो है नहीं यहाँ पे। एक्चुअली ट्रिक ये होती है कि ये जो पोर्शन है ना एक्स स्क्वायर और एक्स वाई और वाई स्क्वायर वाला पोर्शन, आप इस पोर्शन को ब्रेक कर लेते हो। जैसे ये है 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर, ये तुम्हें फैक्टर्स करने का मैं तरीका बता रहा हूँ इसको, है ना? ठीक है, अब इस पोर्शन का स्पेशलिटी क्या है ना, ये पोर्शन होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। होमोजीनियस का मतलब ये होता है हर टर्म में डिग्री सेम होती है। टोटल डिग्री, यहाँ पे टोटल डिग्री है 2, यहाँ पे टोटल डिग्री है 2 और यहाँ पे भी टोटल डिग्री 1 + 1 2। 2 तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन की स्पेशलिटी ये होती है कि इसके फैक्टर्स हो जाते हैं क्वाड्रेटिक के जैसे, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो ना वैसे ही। तो यहाँ पे 2 × 3 यानी कि -6, तो मिडिल टर्म को आप ब्रेक करोगे लाइक दिस 3xy माइनस 2x एग्जैक्टली x कॉमन रिमेनिंग 2x + 3y 2x + 3 माइनस का y कॉमन रिमेनिंग 2x + 3 2x + 3। अभी इसमें क्या है, ये पोर्शन भी तो है, समझ रहे हो? तो इसके लिए बेसिकली करते क्या हाँ। है, इसके लिए आप बाद में फिर ऐसा कर देते हो, बस जो आपके L1 L2 रहे होंगे ना वो एक्चुअल में ऐसे रहे होंगे x - y, और इसमें कितना ऐड कर देते हैं C1, और यहाँ पे कितना ऐड कर देते हैं C2 C2, और फिर कंपेयर करके बाकी का पोर्शन पता कर लेते हैं। कंपेयर का मतलब ये हो गया x स्क्वायर ऑलरेडी कंपेयर है, y स्क्वायर ऑलरेडी कंपेयर है, x × y ऑलरेडी कंपेयर है। अभी आप कंपेयर करोगे क्या, x y और माइनस कांस्टेंट टर्म। अब ये बताओ इनको कांस्टेंट मल्टीप्लाई, हाँ इनको मल्टीप्लाई करने पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना आने वाला है? एक तो ये x आ गया C2x और एक ये x आ गया, और ये है कितना एक्चुअल में? -1 एग्जैक्टली। कोफिशिएंट ऑफ y कंपेयर करो, कितना आ रहा है बोलो? माइनस का C2 और प्लस, -3y हाँ +3 और ये एक्चुअल में है कितना? 11 कांस्टेंट टर्म कितना है? C1 C2, एंड दिस शुड बी -10। इन दोनों से C1 और C2 फाइंड कर लो, ये भी मैच होना चाहिए। करो, फाइंड करो C1 C2। तो दोनों को ऐड कर दो, 5C1 = 1 2 10, और C1 C2 = -1 and C2 = -5। हाँ, और ये मैच हो रहा है। सो फाइनली आपके आंसर सही है। एक लाइन है दिस x - y + 2 = 0, सेकेंड लाइन है दिस 2x + 3y -5 = 0, ऐसा। आदित्य तुम कहाँ चले गए थे? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम। आदित्य नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता क्या बेटा आपका? मतलब वो वाईफाई डाउन ही होता है, उनको कॉल किया, वो बोले कि कोई मेंटेनेंस वर्क है। नहीं, लेकिन ये काफी टाइम से आ रहा है तुम्हें प्रॉब्लम। तुम्हारे पे बेस्ट कौन सा है वाईफाई नेटवर्क? सर वो बी नेट का है। तो वो, और तुमने भी वही लगवाया होगा फिर तो। क्या सर? तुमने भी वही लगवाया हुआ है ना? हाँ सर। हाँ, तो यार वो प्रॉब्लम फिर थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करो बेटा यार, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी फिर। हाँ सर। हाँ, चलो फिर से देख लेते हैं। तन्मय एक बार एक्सप्लेन कर दो बेटा ये क्वेश्चन कैसे, इसको देखो ये तो इजी था। आदित्य तुम इस पे थे ना इस टाइम पे? हाँ सर।
तन्वी एक बार एक्सप्लेन कर दो, इसमें लाइंस पैरेलल तो नहीं आ रहा, एक बार एक्सप्लेन कर दो। सर इसमें वो पहले की 3 टर्म्स होमोजेनियस मिक्सचर मतलब होमोजेनियस इक्वेशन रहते हैं, तो उसको हम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद जो दोनों फैक्टर्स आते हैं उसको कंपेयर करके वो C1 और C2 की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये जो स्टार्टिंग वाले 3 टर्म्स है ना, स्टार्टिंग वाले 3 टर्म्स का मतलब ये नहीं होता कि स्टार्टिंग में कुछ भी लिख दो वो 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल डिग्री हाँ है 2, यहाँ पे भी टोटल डिग्री 1 + 1 2 और यहाँ पे भी टोटल डिग्री 2। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस एक्सप्रेशन, जिसमें हर टर्म में टोटल डिग्री होता है सेम। इसका स्पेशलिटी ये होता है कि इसमें फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे वैसे ही क्वाड्रेटिक इसलिए यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि 2 डिग्री होमोजेनियस है, 3 डिग्री होता तो कुछ और करते, क्या करते वो देखेंगे आगे ऐसा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है माइनस का 6, आप एक्स वाई को ब्रेक करोगे 3xy माइनस का 2xy, सही बात है। x कॉमन रिमेनिंग है 2x + 3y माइनस y कॉमन रिमेनिंग है 2x + 3y, तो ये हो गया बेसिकली 2x + 3y और एक x - y। इसमें बाकी टर्म्स भी हैं, तो बेसिकली एक्स्ट्रा कितना ऐड कर देते हैं इसके अंदर, C1 C1 और C2 लैम्डा m लैम्डा म्यू pq ऐसा कुछ। तो अभी आप x y और कांस्टेंट मैच करोगे यहां से ऐसा, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है, एक तो आ गया x C2, एक कितना आ गया, एक ये आ गया 2C1x, और ये है कितना माइनस 1। 1 सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ y देख लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ y है यहाँ पर माइनस का C2 और यहाँ पे है +3C1, और ये कितना है 11। कांस्टेंट टर्म एक ही है इसके अंदर C1 × C2 और ये है -10। सॉल्व करा C1 C2 2 और -5, ये भी मैच हो रहा है, यानी आपका आ गया आंसर। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इन दोनों लाइंस को कर देते हो मल्टीप्लाई, तो आपको कंबाइंड इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा ये इक्वेशन। डन? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, separate the lines। 3x² - 4y² -xy माइनस का 9x (26y) और -30 = 0। करो ट्राई। स्ट्रेट लाइन में स्ट्रिंगेस सॉल्व करना स्टार्ट किया आप लोगों ने? हाँ सर। कितना किया प्रथम? वो एग्जाम्पल आपने जो बोले थे वो किया, पर वैसे पर बहुत सारे नहीं समझे। तो कौन पूछेगा फिर उन्हें? अभी जैसा बोल रहे हो कि बहुत सारे नहीं समझे, तो फिर आप ही पूछोगे ना बेटा।
तो पूछ लिया करो यार ये है। एक्चुअली मेरे पास शिंगेज है नहीं यहाँ पे, तो शिंगेज में कोई डाउट होता है तो एक बार उसके पेजेस मेरे को सेंड कर दिया करो, ठीक है। वो सेंटर पे रखा हुआ है और उसका ऑनलाइन कॉपी नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ सर, मैं सेंड कर हाँ, तो एक बार मेरे को जिस पेज पे तुम्हें डाउट है उस पेज का एक बार फोटो लेके व्हाट्सएप करके, और फिर हम लोग क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे उसको। डन। हाँ सर। सर वो सिंगेज का स्ट्रेट लाइंस में करना है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला करना है सेक्शन? मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही तो स्ट्रेट लाइन है। अरे सर उसमें एक दूसरा चैप्टर भी है स्ट्रेट लाइंस करके, तो मैंने वो स्टार्टिंग में सॉल्व किया था। और फर्स्ट चैप्टर क्या सर बेसिक्स है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस फार्मूला वगैरह सब आता है। हाँ मतलब वही है, बेसिक्स ही होगा ना। हाँ तो हाँ कोई सर, दिक्कत नहीं है, तुम दोनों सॉल्व कर सकते हो अभी, आप दोनों ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक ऐसा है सर। उसमें पेयर ऑफ लाइंस एक सेपरेट चैप्टर होगा फिर वहाँ पे, है ना। हाँ सर, अलग अलग। वही है, मतलब बेसिक्स को अलग रख देते हैं, स्ट्रेट लाइन को अलग रख देते हैं, और पेयर ऑफ लाइंस को अलग रख देते हैं। इससे होता क्या है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा नहीं दिखता। जैसे अभी ये 95 पेज पे पहुंच गया और ये ऑलमोस्ट 130 या 120 पेज तक जाएगा अभी। तो अलग अलग करने से ये होता है कि वो थोड़ा सा कम हो जाता है चैप्टर, समझ गए। हाँ सर। तो आप तीनों सेक्शन सॉल्व कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रोटेशन अभी रहने देना, रोटेशन में नेक्स्ट टर्म पे आपको बता दूंगा, वो एक जगह पे यूज होगा तब इंट्रोड्यूस करूंगा उसको। बाकी सारा कर सकते हो आप, स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। सॉल्व एग्जांपल्स ना सबके। सॉल्व एग्जाम एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, जैसे तुमने देखा होगा ना उसमें सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक्सरसाइज। हाँ, और बीच बीच में एक्सरसाइज भी है, और लास्ट में एक्सरसाइज अलग है। लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फिर मल्टीपल करेक्ट है, फिर कॉलम मैचिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये सब है। अभी स्ट्रेटेजी क्या है वो बता देता हूँ। जैसे सपोज करो हम लोगों ने सर्कल स्टार्ट करा, अब इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, या फिर किसी भी किताब के, दुनिया की किसी भी किताब के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चंस जो होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं कि भाई तुमने देखा होगा ना इसके अंदर भी तो कितने सेगमेंट्स हैं, इस चैप्टर के अंदर भी तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये अलग सेगमेंट हो गया, एंगल बाइसेक्टर अलग सेगमेंट हो गया, फैमिली ऑफ लाइन अलग सेगमेंट हो गया, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ लाइन ये अलग सेगमेंट हो गया, इमेज वगैरह ये अलग सेगमेंट हो गया। लेकिन बुक्स वगैरह में जो अब जैसे सेगमेंट वाइज जो क्वेश्चंस है ना, वो अपनी शीट्स में, जो शीट मैंने आपको दी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। बाकी जगह पे ऐसा नहीं होता है। बाकी जगह पे क्या होता है, क्वेश्चंस मिक्स होते हैं सारे। समझ रहे हो। हाँ सर। हाँ तो सर। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि वहां पे हो सकता है लास्ट वाले कंसेप्ट्स को पहले यूज कर लिया हो उसने, मिक्स क्वेश्चन बन गए। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है कि आप लेक्चर के साथ साथ क्या सॉल्व करो, सॉल्व एग्जांपल्स। सॉल्व एग्जांपल्स। सॉल्व एग्जांपल्स। और जो एग्जांपल्स के बीच में एक्सरसाइज है वो देखा होगा तुमने, इसमें एक्सरसाइज है 1.1 1.2 ऐसा। तो लेक्चर्स के साथ साथ आप ये सॉल्व करो, साथ में जो शीट वाला होमवर्क है वो सॉल्व करो। पर सॉल्व एग्जांपल्स में ऐसे बहुत सारे आते नहीं है, पर फिर वो सॉल्यूशन देखने के बाद समझ जाते हैं। या देखो मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि तुम्हें यदि मुझसे पूछना है तो आराम से पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन देख के समझ जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यदि मेरे साथ डिस्कस करना चाहो तो मेरे साथ डिस्कस कर लिया करो, तो भी कोई दिक्कत हाँ नहीं है। बहुत सर। सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम लोग और अच्छे टेक्निक निकाल लेते हैं उसमें बुक्स के कंपैरिजन में। बचा हाँ एक्सरसाइज सर। वाला पार्ट, लास्ट का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। ये जब चैप्टर फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब सॉल्व करो, ये तब तुम इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हाँ सर। चैप्टर के साथ में सॉल्व एग्जांपल्स। अभी जो शीट में सेक्शंस होते हैं ना, वो डेली होमवर्क उसको नहीं दे सकते यार। जैसे अभी तक जब वो पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तभी उसका होमवर्क दे सकते हैं, ऐसा। करो, सॉल्व करो क्वेश्चन। चेतन तुम थे अभी यहाँ पे जब इसको सेपरेट करना सिखा रहे थे? हाँ सर।
हाँ तो कर दो बस यार, ये जो पार्ट है ना ये पोर्शन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके फैक्टराइजेशन के लिए। सो माइनस एक्स वाई को वी हैव टू राइट माइनस 4x वाई प्लस 3xy। ऐसा। x minus 4। नेक्स्ट लिखोगे दिस। अभी कंपेयर करो, कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है? -9। अरे वो तो ठीक है यार, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 3c1 plus c2। 3c1। हाँ सॉल्व करने पे c1 और c2 कितना आ रहा है? -5 और 6। C1 6 और C2 -5। c1 आना चाहिए माइनस का 5 और c2 कितना आना चाहिए? 6। कई बार क्या होता है आप इन दोनों इक्वेशन से c1 c2 फाइंड कर लेते हो, अच्छी बात है, बट वो इसको मैच नहीं करता। तो इसको मैच नहीं करेगा इसका मतलब वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस वहां से नहीं निकल के आएंगे, समझे? हाँ तो जैसे यहाँ पे क्या इक्वेशन 3 है और वेरिएबल्स 2 ही हैं, 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन सफिशिएंट होता है। तो इस सिचुएशन में क्या आपको थर्ड इक्वेशन भी चेक करना पड़ता है कि थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो होना चाहिए सेटिस्फाई। करेक्ट? हाँ ओके अब मैं आ जाता हूँ मेन पॉइंट पर। ये चीज कोनिक सेक्शन के स्टार्टिंग में भी बताएंगे, वहां पे जस्ट रिवीजन टाइप करा देंगे, अभी अच्छे से देख लेते हैं। 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ध्यान समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के अंदर सर्कल एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला सब आते हैं। चेतन तो पूछ रहे थे ना कि सर यार ये है कि नहीं है, पूछ रहे थे कि एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है, वही कंडीशन बताने वाले हैं। देखो हाँ a 2 degree expression in x and y can be written as this। भाई 2 डिग्री एक्सप्रेशन है x और y के अंदर, तो मैक्सिमम क्या होगा, x स्क्वायर होगा, या क्या होगा y स्क्वायर होगा, या फिर xy होगा। हो सकता है x हो सकता है y हो, कुछ कांस्टेंट टर्म भी हो और तो कुछ टर्म बचे नहीं। तो एनी 2 डिग्री एक्सप्रेशन इन x एंड y f of xy यानी x और y के अंदर एक एक्सप्रेशन ऐसा कैन बी रिटन एज दिस। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी ये 2gx क्यों लिखा है, 2fy क्यों लिखा है, ये भी लिख सकते थे px प्लस qy प्लस c by स्क्वायर, 2h की जगह पे hxy लिख देते, ax स्क्वायर लिख देते। बट आगे जाके जो फॉर्मूले बनने वाले हैं उनके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न आता, तो वहां पे एक सिमेट्री फिट करने के लिए आपने xy का कोफिशिएंट कितना यूज किया, 2h। जैसे इस तरीके समझो आपकी, जैसे इस तरीके समझो कि कोई एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक वेरिएबल फाइंड करना है आपको जिसका हाफ गिवन है, लेट्स से मतलब हाफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। तो एक तो मेथड ये कि आप वेरिएबल क्या कंसीडर कर दो, x तो उसका हाफ क्या हो गया, x/2। एक तरीका ये भी कि आप स्टार्टिंग में ही वेरिएबल क्या कंसीडर कर लो, 2x और उसका हाफ कितना हो गया, x। अब यार ये तो क्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं। तो पैटर्न को सिंपलीफाई रखने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में कितना कंसीडर करके चल रहे हैं उसको, 2x। तो कि उसका हाफ x इजीली सॉल्व हो जाए, समझिए? एक्चुअली क्या हाँ होता है, सर्कल का इक्वेशन हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं लाइक दिस। सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर इसका सेंटर निकल के आता है -g/2 माइनस
f/2 सॉरी ये निकल के आता है माइनस जी कॉमा माइनस f अब सपोज करो मैं यहाँ पे ये 2 यूज नहीं करता तो फिर सेंटर कितना निकल के आता? -g/2 -f/2। अब ये क्या है, थोड़ा सा दिखने में सुटेबल फील नहीं होता है, इससे अच्छा हम लोग पहले 2g 2f यूज करके चलते हैं ताकि माइनस जी माइनस है। समझ गए? हाँ सर। बस और कोई रीजन नहीं है इसका। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपको लर्न होना ही चाहिए। a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, h हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x1 a is coefficient of x square, b is coefficient of y square, h है half of coefficient of xy, g है half of coefficient of हाँ, f है half of coefficient of y and c है just constant। exactly। अभी इसका एक डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करते हैं हम लोग d, या फिर यू कैन से दिस एज डेल्टा। इसका प्रॉपर प्रूफ है, कैसे निकल के आता है बताएंगे। और डेल्टा आता है दिस a b c, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, c कांस्टेंट टर्म प्लस 2hxy सॉरी 2fgh, f y के कोफिशिएंट का हाफ, g x के कोफिशिएंट का हाफ, h xy के कोफिशिएंट का हाफ और इनटू है यहाँ पे 2 abc प्लस 2fgh माइनस ऐसा माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर और माइनस ch2। हाँ, एक पॉइंट ये, काफी लोग दिस एक्सप्रेशन को लर्न करके रखते हैं और काफी सारे लोग इस डिटरमिनेंट को भी लर्न करके रखते हैं। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके इक्वली आती है और ये डिटरमिनेंट लिखोगे आप लाइक दिस a b c डायगोनली, d नहीं है यहाँ पे, e भी नहीं है, a b c d e f g h, f g h है तो f g h को फिर यहाँ पे ऐसे उल्टा लिख देते हैं f g h। समझ गए? हाँ और सर। ये एक्चुअल में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये मैट्रिक्स इन डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, फर्स्ट रो विल बी सेम एज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बी सेम एज सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बी सेम एज थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम क्या बनना चाहिए बोलो? ahg। हाँ, बाकी सबको एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे आप ऐसे। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? f। चेतन क्या डाउट है? व्हाट इज एबीसी? हाँ सर। अरे यार एबीसी मल्टीप्लाई है भाई, a इंटू बी इंटू सी। हाँ सर। समझ गए ना? ए बी सी का मतलब मल्टीप्लाई ऐसा। तो ए बी सी डी यहाँ पे है नहीं, एफ जी एच, और ये होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको आप इधर लिख देते हो। डन? हाँ सर। अब सुनो काम की बात। आइदर डी होगा 0 और डी क्या होगा? नॉट 0। हाँ, तो डी 0 होता है ना तो स्ट्रेट लाइन वाले केसेस बनते हैं, और डी नॉट इक्वल टू 0 होता है तो फिर कोनिक सेक्शन वाले केसेस बनते हैं। कोनिक सेक्शन वाले केसेस के अंदर भी सपोज करो डी है नॉट इक्वल टू 0 और फिर आप चेक करते हो एच स्क्वायर और ए बी। लेट से एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ गया। एच स्क्वायर समझ गए ना यार, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई से ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई, या तो एच स्क्वायर ए बी के इक्वल आ जाएगा या फिर एच स्क्वायर लेस देन ab। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो फिर ये बनता है क्या? हाइपरबोला। हाइपरबोला। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो फिर ये बनता है क्या? पैराबोला। और एच स्क्वायर लेस देन ए बी देन एलिप्स। ये कंडीशंस होती हैं। तो बेसिकली जनरल फॉर्म में तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि पैराबोला के अंदर एक वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, 2 अदर वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, 1 हो सकता है दोनों की पावर 2 प्रेजेंट हो वहां पे। समझ गए? ओके, एक है d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू में 0 में भी आप क्या चेक करते हो? फर्स्ट एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो आपको मिलते हैं 2 रियल डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट नॉन पैरेलल लाइंस, और वो लाइंस पैरेलल भी नहीं होते हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दोस्तों मिलता है। इन सब चीजों के प्रॉपर डेरिवेशंस हैं, सब बताएंगे धीरे धीरे। अभी समझ लो, एक बार देख लो कि मेन पॉइंट क्या है।
सपोज करो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी। इसके अंदर फिर से क्या कुछ केसेस बन जाते हैं। फर्स्ट केस है एफ स्क्वायर ग्रेटर देन बी सी, BC सेकंड है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, थर्ड है एफ स्क्वायर लेस देन बी सी। BC। एफ स्क्वायर ग्रेटर देन बी सी में क्या होता है, बोथ लाइंस पैरेलल, दोनों लाइंस क्या हो जाता है, पैरेलल। मतलब आप ये समझने का ट्राई करो, जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में 101% डी कितना आ रहा होगा, 0। इसके अलावा एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा, AB और एफ स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ रहा होगा, BC ऐसा। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी में क्या होता है, बोथ लाइंस कोइंसाइड, दोनों लाइंस एक ही लाइन हो जाती है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ऐसा बन गया x प्लस वाई माइनस टू इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करके दे दिया आपको, तो 100% वहां पे डी आ रहा होगा 0, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ रहा होगा, और साथ में एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा, BC और एफ स्क्वायर लेस देन बीसी, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, नो लोकस। कई बार इस तरीके से सिचुएशंस बन जाती हैं, जैसे x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या आंसर है इसका, just take point, squares का summation is 0 is possible only if both terms are individually 0। तो वहां पे हम लोग बोल देते हैं नो लोकस, कोई लोकस नहीं है, जस्ट एक पॉइंट ही है। और कई बार आ जाता है एच स्क्वायर लेस देन एबी, एच स्क्वायर लेस देन एबी में आपको कुछ भी नहीं मिलता, नो लोकस। करेक्ट। आप एक काम करो, जस्ट डी नोट कर लो, बाकी रहने दो। तो मैं इसको वेरीफाई करके बता देता हूँ तो सही रहेगा। कोनिक सेक्शन का स्टार्टिंग इसी जगह से होता है, तो आपको वहां पे पहले चेक करना बताते हैं कि आप चेक कैसे करते हैं कि विच ऑफ द कोनिक इज दिस। ठीक है, डी नोट किया। अब जैसे ये क्वेश्चन, वहां से तो क्या दिख ही रहा है कि लाइंस पैरेलल निकल ही गए थे, फिर भी चेक कर सकते हैं। आप जल्दी से क्या है, विदाउट एनी स्ली मिस्टेक ए बी सी एफ जी एच ये सब लिख लो। ए कितना आ रहा है, 1, b is also 1, h is equal to -1। -1 g is -2 f -2 and c, -1। d है this a b c plus 2f g h minus a f square minus b g square minus c h स्क्वायर। ये कैलकुलेट कर लो। a b c कितना आ गया बोलो, अरे बोलते जाओ यार जल्दी -1 से। हाँ, लूज मत पड़ो बिल्कुल भी ना। 2f g h कितना आ रहा है, +4 +8, 2f g h हाँ सर माइनस a f स्क्वायर कितना आ रहा है, -4 -4 हाँ माइनस बी जी स्क्वायर कितना आ रहा है, +4 -4 -4 नहीं -4 माइनस सी एच स्क्वायर कितना आ रहा है, -25। +25 माइनस और सी एच स्क्वायर ऐसा, तो +25। बेटा +25 नहीं है, +5 ही है। और इसका समेशन कितना आ रहा है बोलो, 0। 0। अब आप चेक करोगे एच स्क्वायर और ए बी, एच स्क्वायर कितना आ रहा है, विद साइन चेक करते हैं, सब कुछ ध्यान रखना। 9 ग्रेटर देन -10 होता है फिक्स है। एच स्क्वायर कितना आ रहा है 1, और ए बी कितना आ रहा है 1। एच स्क्वायर इज इक्वल टू AB। ए बी। अब चेक करोगे आप एफ स्क्वायर और बी सी, एफ स्क्वायर कितना आ रहा है 4 और बी सी कितना आ रहा है
-5 -5 यानी f स्क्वायर ग्रेटर देन BC. 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 So two distinct and parallel lines. करेक्ट है ऐसा क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर कोई वेरिएबल लिख दिया यहाँ पे सपोज करो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a so that this equation will represent two lines two parallel lines two non parallel lines ऐसा तो लाइंस वाले केसेस हैं तो d is equal to 0 कोनिक सेक्शन वाले केसेस हैं तो d not equal to 0 फिर आप उसके अंदर चेक करते हो h स्क्वायर और a b वगैरह ऐसा अरे बोलो समझ आया हाँ सर. ठीक है एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट एग्जांपल लिखो प्लीज x square plus y square minus 2xy minus 6x minus 6y plus 7 is equal to 0. Identify the curve. करो ट्राई डिटरमिनेंट भी यूज कर सकते हो चाहो तो है ना कोई इशू नहीं है इसमें एच स्क्वायर आ रहा है 1 और ईबी भी कितना आ रहा है 1 क्लियरली इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो यार देखो ये जो हम लोग बोलते हैं ना स्टार्टिंग में कि एक्स स्क्वायर वन वेरिएबल की पावर वन अदर वेरिएबल की पावर 2 ये बेसिक वाले पैराबोला होते हैं बाकी जो जनरल फॉर्म है उसमें तो कुछ भी आ सकता है ऐसा बट ये कंफर्म है सर्कल के अंदर कि सर्कल के अंदर 101% कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Y square एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. बट कई बार उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे ये हो गया तो हालांकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ठीक है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई नहीं है तब भी सर्कल की इक्वेशन नहीं आएगी देखो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ये कितना बन गया x - 2 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना है -2 समझ गए ये देखो तो ये है y - 3 होल स्क्वायर +9 और -9 अभी रिमेनिंग है 7 स्क्वायर स्क्वायर साथ में +7 और कभी 0 आएगा क्या नहीं सपोज करो ये रहा होता जस्ट 13 तो 13 और 13 कैंसिल अभी क्या मिल गया ये Circle. सिंगल पॉइंट जस्ट एक पॉइंट है सर समेशन ऑफ स्क्वायर से 0 दिस भी 0 करेक्ट है क्लियर हाँ सर हाँ सर ओके अब आप एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो अभी ये चैप्टर क्योंकि स्ट्रेट लाइंस है तो हम लोग स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं यानी कि उन सारे एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं जहां पर कैपिटल डी ऑलरेडी कितना चल रहा है 0 ठीक है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 कंसीडरिंग b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करना, जब d इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे लेट से दो लाइन सेपरेट भी हो रहे हैं, तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन स्लोप डिटरमाइनिंग पोर्शन होता है। क्या होता है? स्लोप डिटरमाइनिंग पोर्शन ऑफ बोथ द लाइंस। देखो तुम्हें इतने सारे एग्जांपल करने के बाद समझ में आ गया होगा कि जब आप इस पोर्शन को ब्रेक करते हो तो आपको ऐसे कुछ मिलता है ax प्लस by और यहाँ पे मिलता है px प्लस qy, और उसमें आप एक्स्ट्रा कितने ऐड कर देते हो? c1 और C2 c1 c2 से जो चीजें आती हैं उनको आप कंपेयर करते हो xy या कांस्टेंट टर्म से। अब आप मेरे को इतना बताओ, इस लाइन के स्लोप के लिए क्या c1 रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं। इस लाइन के स्लोप के लिए Nice. c2 रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। इस लाइन के स्लोप के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओनली a एंड b। इस लाइन के स्लोप के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओनली p एंड q, और वो तो आपके इतने पोर्शन से ही डिटरमाइन हो रहे थे। करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर यानी ये है स्लोप डिटरमाइनिंग पोर्शन। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड आउट द स्लोप्स रिप्रेजेंटेड बाय दीस टू लाइंस, तो आपको वहां पर x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म यूज ही नहीं करना है, आप जस्ट इस क्वेश्चन को कर दो ब्रेक, क्वेश्चन खत्म। वहां से x और y के कोफिशिएंट से स्लोप्स पता कर लो। समझ गए? हाँ सर। जैसे हाँ, क्वेश्चन ये सर। रहा होता 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड आउट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस parallel to given lines and passing through first origin second point 1 comma 1। जैसे ये क्वेश्चन कि इन लाइंस के पैरेलल आपको फाइंड करनी है लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और वो लाइंस कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से। फर्स्ट केस, सेकंड केस, वो लाइन दोनों कहां से पास हो रहे हैं? पॉइंट 1 कॉमा 1। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो विदाउट एनी टेंशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई, स्लोप्स के लिए तो ये पोर्शन रिस्पांसिबल है और रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल भी है, तो स्लोप चेंज होंगे क्या? बोलो दोनों के। नहीं। नाइस और जो लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं उनमें कांस्टेंट टर्म आता है क्या? नहीं। ax प्लस by और px प्लस qy को यदि मैं करता हूं मल्टीप्लाई, तो आउटपुट में आपको केवल क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और XY मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, x नहीं आएगा, y भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आते ही कांस्टेंट की वजह से है। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया फाइनली? 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्लोप्स रहेंगे सेम, और क्योंकि वो लोग पास कर रहे हैं ओरिजिन से, तो वहां पे xy कांस्टेंट टर्म नहीं आते। सेकंड क्वेश्चन था कि वो लाइंस एक्चुअल में कहां से पास होने चाहिए? 1,1 अब यहां से इनके स्लोप्स पता कर लो पहले तो। समझ गए? कर लेते हैं साइड में इसको ब्रेक। माइनस 2xy माइनस xy प्लस का y स्क्वायर 2x कॉमन रिमेनिंग x माइनस y माइनस का y कॉमन रिमेनिंग x माइनस y ऐसा 2x minus y into x minus 2x माइनस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड रहा होगा x माइनस y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों Zero. लोग पास कहां से कर रहे हैं? 1 c1 कितना आ गया? -1 करेक्ट है। c2 कितना आ गया? 0 आपका आंसर आ गया। अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है ना। 2x माइनस y माइनस का 1 x माइनस y इज इक्वल टू 0। कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस का y स्क्वायर माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट टर्म पर, और वो क्वेश्चन है ये, जल्दी से बता दो इसका आंसर।
ये क्वेश्चन है। Slope determining portion. प्रथम बोलते जाओ। Next step 2x square minus 2xy common x y x plus y into 2x minus 3y slope minus slope 2/3 required slope first question नहीं फिर एक काम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड दोनों में स्लोप सेम ही यूज करना है रिक्वायर्ड स्लोप बोलो 1n minus 3/2 एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन था पासिंग थ्रू ओरिजिन तो ये इक्वेशन क्या बन गया बेटे y इज इक्वल टू x और ये इक्वेशन क्या बन गया y इज इक्वल टू minus 3/2 x एक साइड में होना चाहिए 0 तभी करोगे मल्टीप्लाई ये कितना बन गया आंसर क्या आ गया आंसर बोलो 3x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेक्ट है सॉरी करेक्ट है मतलब यही आंसर आएगा ये था फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन वो लोग कहां से पास कर रहा है 2,3 जॉब्स को कर लो यूज y माइनस 3 2,3 एक तो बेटा ये आ गया और एक आ गया है ऐसा तो ये है x माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 0 ये कितना है 3x कितना आएगा ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू और फिर कर दोगे इनको मल्टीप्लाई करेक्ट हाँ सर एक चीज और यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या आपको स्टार्टिंग ये था और इसके परपेंडिकुलर ये निकल के आ रहा है कुछ दिख रहा है समझ में कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज हो गए तो एक्चुअली ये बेटा ये ऐसे रहा होगा स्टार्टिंग में होता क्या है ना यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट विद साइन इंटरचेंज हो जाता है साथ में xy का भी साइन चेंज हो जाता है तो ये बनना चाहिए ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू और फिर इसने एक्स्ट्रा माइनस दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया होगा समझ गए हाँ सर तो चलो वो नेक्स्ट टाइम पे नोट करते हैं आज इतना ही करते हैं शीट में अभी होमवर्क नहीं है जितना होमवर्क पहले से था वो कंप्लीट करके रखो एक शीट इवनिंग तक पोस्ट करता हूँ आज 30-40 क्वेश्चंस का 6 क्वेश्चंस होंगे उसमें भी और सिंगेज का सॉल्व एग्जांपल करके रखो ठीक है नेक्स्ट टाइम पे वो भी डिस्कस करेंगे आप लोगों को कोई डाउट यदि आप पूछना चाहते हो तो संडे को टेस्ट फिक्स है कंप्लीट स्ट्रेट लाइन 2 लेक्चर मैक्सिमम में ये हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट एक शानदार कंसेप्ट और है इसके बाद में भी होमोजेनाइजेशन फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस वगैरह वो फिर हो जाता है एक्चुअली क्या होता है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन ही चलता है हर जगह स्ट्रेट लाइन के अंदर ही हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं उन सबको फिर पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में अप्लाई कर देते हैं ऐसा ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे ठीक है कोई डाउट है तो बताना ओके चलो ठीक है ना ओके बाय ध्यान रखो अपना बाय सर बाय सर